लीफ का जो पेटियोल है ये कट होके ये एनालिसिस होता है। और दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, दैट इज़ एक्चुअली अ नीड ऑफ अ प्लांट। तो चलिए, ग्रेप फार्मिंग के दूसरे भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा, और अगर पहला पार्ट अच्छा लगा है तो देखते जाइए, ये और भी ज्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ आज मिल जाएगी, क्योंकि हमारे साथ है विश्वजीत जी, जो कि एक क्वालिफाइड एग्रोनॉमिस्ट है, और उनसे ही जानते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है ग्रेप फार्मिंग का स्टार्ट टू एंड तक। तो पहला हिस्सा हो चुका है, अब हम बात करने वाले हैं इरिगेशन की और इसके बाद मार्केटिंग की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वजीत जी, ये बताइए प्लीज़ कि ग्रेप फार्मिंग में जो इरिगेशन होती है, पानी देने का सिस्टम कैसा होता है, कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया जाता है, और पानी कितना ऑफ्टन देना पड़ता है, मतलब जैसे कितने दिनों बाद? देखो अभी तो सिस्टम जो होता है, इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो सिस्टम आपके सॉइल टाइप के हिसाब से सेट होता है। अगर आपकी सॉइल लाइट होती है तो उसमें आपका जो डिस्चार्ज है, ट्रिपल डिस्चार्ज, वो कम होना चाहिए। अगर आपकी सॉइल हैवी होता है तो उसमें ट्रिपल डिस्चार्ज जो हैवी होना चाहिए। और ये जो सिस्टम्स है, आपको जो इरिगेशन इंजीनियर है, बहुत सारी कंपनी है जो सर्वे के लिए लोग भेजते हैं, और वो आपको आपके सॉइल के हिसाब से आपके सॉइल में कौन सा इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए वो आपको बता सकते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स जो आप कह रहे हैं और फर्टिलाइज़र्स जो इस्तेमाल होते हैं, इनमें जो लागत लगती है वो काफ़ी भारी होती है या मैनेजेबल होती है, कि कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ जाता है इनकम में? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि अभी फॉर एग्जांपल समझ लो ये लीफ है, हम्म। तो ये लीफ का जो पेटियोल है ये कट होके ये एनालिसिस होता है। अच्छा। ये एनालिसिस होने के बाद हमको ये पता चलता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है या ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी है। तो उसके हिसाब से इसके ऊपर जो फर्टिलाइजर्स का जो न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट होता है उसके हिसाब से होता है। अच्छा। तो उसके वजह से जो वेस्ट होने वाले जो फर्टिलाइजर्स है वो होंगे नहीं, हम्म। और जो एक्चुअली प्लांट को जो नीडेड है, जो नीड है प्लांट की, उसके हिसाब से वो न्यूट्रिशन प्लांट को होगा। और दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, दैट इज़ एक्चुअली अ नीड ऑफ अ प्लांट। ओके, सो दैट डजंट रियली मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस। मतलब जो नए कृषि हैं, अगर वो ग्रेप फार्मिंग करना चाहते हैं, एक स्मॉल लेवल से, स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 या 3 एकड़ ज़मीन के साथ, तो ये मैनेजेबल है उनके लिए भी? बिल्कुल मैनेजेबल है। ओके। तो इस समय हम विश्वजीत जी के साथ हैं फार्म ऑटोमेशन सेक्टर में। ये हमें बताने वाले हैं कि घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कैसे आप इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन और एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। एम आई राइट? यस। ओके, प्लीज़ बताइए कैसे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मल्टीपल टैंक्स दिखाई दे रही होंगी। ये मल्टीपल टैंक्स में अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स और सीविड्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड वेल्व्स भी है, जिसको आपको मैन्युअली आपको हाथ से वेल्व चालू करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे बैठे आपका फार्म को आप इरिगेशन स्टार्ट कर सकते हो। सपोज एक्स फार्म को आपको कुछ फर्टिलाइजर देने हो, तो वो भी आप वो प्रोग्राम जो है वो आप घर बैठे बैठे आपके टैब के ऊपर या फिर आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप वो सेट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपको कितना देर इरिगेट करना है उस फार्म को वो भी आप उसके ऊपर सेट कर सकते हो। और घर बैठे बैठे आप आपके फार्म की वाटर मैनेजमेंट और फर्टिलाइज़र की न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकते हो। और इसी तरह से हम कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, कि एक आधुनिक तकनीकी का आधुनिक फार्मिंग के साथ एक परफेक्ट मिश्रण है। दोस्तों, अगर आपका ग्रेप्स का प्लांट है और अगर आपको पता करना है कि उसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक है या नहीं है, तो बहुत इजी प्रोसीजर है। आप देखिए, आपका फ़ोन निकलेगा, वो लॉक होना चाहिए, और लॉक होने के बाद अगर आपका ये शूट जो है वो अगर आप फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर टैप करते हैं तो आपको दिखता है कि यहाँ पर थ्रिप्स है कि नहीं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक, और यहाँ पे और एक गया, वो 2, ऐसे 2 थ्रिप्स थे। अभी यहाँ पर नहीं था, लेकिन इसको कहते हैं स्काउटिंग। अगर आपके अंगूर के बगीचे में अगर आप ऐसी 10 जगह पर जाके देखोगे, और 10 जगह में से अगर आपको 6 या 7 जगह पे अगर आपको ये थ्रिप्स नज़र आते, तो आपका सेम डे वो बगीचे में थ्रिप्स का एप्लीकेशन स्प्रे के माध्यम से जाना चाहिए। और कुछ और सवाल भी है हमारे मन में, हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि उनके मन में हो सकता है ये सवाल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का प्रोसेस क्या होता है, ग्रेप फार्मिंग में कैसे किया जाता है?
जो ट्रेनिंग अभी जो देखो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रहा है, तो अभी यहाँ पे इसको यहाँ पे सुतली के जो मटेरियल है इससे इसको बांधा गया है, ये ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। तो इसमें अभी ये बांधा जा रहा है, अभी ऊपर आएगा, ये यहाँ पे टॉप होगा। टॉप होने के बाद यहाँ से 2 शूट निकलेंगे, वो 2 शूट इधर ये आर्म्स पे जाएंगे, वो ये वायर से यहाँ पर होंगी। अभी ये टाइम बाकी इसका। तो ये एक जो शूट निकलेगा वो इधर आएगा, फिर 2 में डिवाइड होगा, वो इधर जाएगा और यहाँ से हमको 5 केन्स मिलेंगे, फिर इधर जाएगा, यहाँ से हमको 5 केन्स मिलेंगे, और जो उधर जाएगा उसका भी ये सेम प्रोसीजर होगा। और बाद में जैसे ही ये केन्स यहाँ तक बढ़ेगी, उसके बाद में उसका फ्रूट प्रूनिंग, जहाँ पे उसका सब केन होगा या फिर मेन केन का अगर वो प्लॉट होगा तो उसकी नीचे से लेके इधर 7वें बड तक उसका प्रूनिंग हो जाएगा, और वहाँ से फ्रूट निकल के फिर आगे ग्रोथ होके वो फ्रूट पक के हार्वेस्टिंग तक जाएगा। अच्छा, और ये इस ट्रेनिंग की सबसे मोस्ट बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट ज़रूरत यही है कि आपकी जो उपज है वो टूट ना जाए, वो कहीं बेंड ना हो जाए, ख़राब या डैमेज ना हो जाए। एम आई राइट? यस एग्जैक्टली। जो हमको अभी जैसे कि हमारी पहले बात हुई कि ये जो बगीचा है वो 25 साल तक चलना चाहिए जी। तो अगर ये 25 साल तक चलना चाहिए तो अगर हम आज जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका, वो स्ट्रक्चर बनाने में आज अगर कोई मिस्टेक हो जाती तो उसका हमें मुकाबला 25 साल तक करना पड़ेगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आज स्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत सही तरीके से बने और मोस्ट अपडेटेड तरीके से बने। तो आपने देखा और सुना भी कि इतना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मुश्किल है ग्रेप फार्मिंग करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। विश्वजीत जी ने आपको समझाया है, डिटेल में दिखाया भी है, और आप हमारे आसपास देख सकते हैं इस समय हम ग्रेप फार्म में ही हैं और ये इनिशियल स्टेज वाला है जिस फार्म पर हम खड़े हैं। और आप कह रहे थे कि इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये आप वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं ग्रेप्स के, करेक्ट? यस। तो कुछ हमारे नए कृषियों को बताना चाहेंगे कि अगर वो अपनी उपज को मार्केट तक पहुंचाना चाहते हैं सही डायरेक्शन से, सही मार्केटिंग से, तो ये कैसे किया जा सकता है? क्योंकि काफ़ी मिडिलमैन भी कई बार बीच में आ जाते हैं। तो ये इस पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये तो बहुत सस्टेनेबल बात है कि जो ग्रोवर है वही एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन ये कैपिटल और ये सब चीज़ों की वजह से ये हो नहीं पाता है। तो अगर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू फार्मर्स है जो खुद की उपज बनाकर जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें थोड़े एफर्ट्स है, लेकिन वो इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, आप वो बिल्कुल कर सकते हो। और उसमें आप जो बिचौलिए होते हैं उनमें जो आपका जो पैसा जाता है वो उनको ना जाके वो आपको सीधा मिल सकता है, लेकिन यू हैव टू टेक लिटिल एफर्ट्स। आपको इंटरनेशनली बायर्स कुछ ढूंढने पड़ेंगे और फिर आपके पास वो पैक हाउस होना चाहिए, वो सारी आपके पास सारी चीज़ें होने चाहिए, और फिर आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हो, और 2 पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हो। तो ये थी सारी की सारी जानकारी ग्रेप फार्मिंग पर जो भी हम आपके साथ शेयर कर पाते, बारीक से बारीक डिटेल को कवर करने की कोशिश की गई है। आपने प्रोफेशनल की ज़बानी भी सुना और देखा भी। तो अगर आप ये एक ग्रेप फार्म शुरू करना चाहते हैं या फिर नए हैं इस फार्म की फील्ड में, तो ये वीडियो ज़रूर सेव कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए अपने और दोस्तों यारों के साथ, क्योंकि यहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी है। और अगर फिर भी कोई सवाल है आपके मन में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। Until then, once again, happy farming.